आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त की क्या है? बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि 2 साहित्यकारों को सम्मान मिला है और यह सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है क्योंकि साहित्य अकादमी सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। उनके नाम है कमलकांत झा और अनामिका, जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 साहित्यकारों को सबसे बड़ा सम्मान मिला है और यह सम्मान मिला है साहित्य अकादमी सम्मान। कमलकांत झा को मैथिली के लिए और वहीं साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया, वहीं अनामिका को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। तो बिहार के 2 ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें इस बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। 2 साहित्यकारों की हम बात कर रहे हैं। खुद कमलकांत झा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलकांत झा जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से आप स्वीकारें क्योंकि इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है। सवाल यह भी है कि इस उपलब्धि को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? इस रूप में मैं देख रहा हूं जी कि देर सवेर मूल्यांकन होता ही है, निराश नहीं होना चाहिए। मुझे तो काफी देर जी देर तो लगी है, लेकिन कमलकांत झा जी, हम चाहेंगे कि आप अपने टेलीविजन का थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले ताकि आवाज स्पष्ट तौर पर आपकी पूरी बिहार की जनता सुन पाए, आपको जान पाए, करीब से सुन पाए। जी स्क्रीन पर गाछ रूसल अछि, पुस्तक का नाम है गाछ रूसल अछि। किस रूप में इसे देख रहे हैं, इस उपलब्धि को? आपने कहा कि ये पुरस्कार आप तक आना था, देर हुई जरूर, लेकिन ये सम्मान आप तक पहुंच गया। इसलिए बाकी लोगों से निवेदन है मेरा कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अच्छा से अच्छा लिखते चलें। एक दिन उनका भी मूल्यांकन होगा, एक दिन उनको भी पुरस्कार मिलेगा। ये गाछ रूसल आछी जो आपकी रचना है, इस रचना के पीछे क्या संदर्भ क्या है, सोच क्या है? इसके पीछे ये है कि मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ। भले ही 16 साल में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा, लेकिन गांव से मेरा अधिक लगाव है, इसलिए गांव की कहानी है ज्यादातर। और उसमें भी पर्यावरण पर विशेष जोर दिया गया है। मेरी हॉबी रही है शुरू से ही कि मैं अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाऊं। खासकर मिथिला आम का देश है, मैं अपने हाथ से सैकड़ों आम के पेड़ लगाए हैं। तो ऐसा हुआ, बहुत दिनों के बाद एक आम के नजदीक गया, जब वो फला हुआ था, पकने का समय आ गया। किसी ने कहा कि आम तो अब पक रहा है इनका, लेकिन मुझे मिलता नहीं था। मैं पहले सुबह भी जाता था तो मिलता नहीं था। तो ये क्या बात है? तो मुझे आभास मिला कि वृक्ष हमसे रूठा हुआ है, यह आम का पेड़ हमसे रूठा हुआ है। क्यों रूठा हुआ है? और फिर ध्यान दिया तो एक सिहकी उठी और फिर आम पके आम गिर गए नीचे। तो मैंने सोचा कि क्या बात है, अचानक ये कैसे मेरे ऊपर इसका ये हो गया, मेरी उसकी कृपा हो गई। तो आभास मिला, एक हवा का झोंका चला और आभास मिला कि हम लोग इसलिए रूठे हुए थे कि आप पेड़ लगाकर निश्चिंत होकर देश परदेश चले गए थे। बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है, मेरी चिंता करने वाले कोई नहीं थे, इसीलिए हम लोग आपसे रूठे हुए थे। यानी वृक्ष को सिर्फ रोप देना, लगा देना ही काफी नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी आवश्यक है। लोग उत्सव के नाम पर किसी नाम पर पेड़ लगाकर चले जाते हैं, फोटो खिंचवा के न्यूज में दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उस पेड़ का क्या हुआ, उस पौधा का क्या हुआ, कोई देखने वाला नहीं रहता है। नतीजतन वो बेकार हो जाता है, बहुत कम सफल हो पाता है, ज्यादातर सूख जाता है, देखरेख के अभाव में खराब हो जाता है। तो आपकी इस रचना से एक संदेश है, सिर्फ बिहार को ही नहीं, पूरे देश को। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेड़ लगा देना ही काफी नहीं है, उसकी देखरेख भी आवश्यक है। क्या कुछ इस पूरे सफर में जब आप इसे लिखने बैठे, आपने इसे महसूस किया कि ये पेड़ क्या सोचता होगा? तो जब आपने इसे लिखना शुरू किया, कोई खूबसूरत वाकया बीच में, ऐसा कोई संदर्भ, ऐसी कुछ यादें हैं जिसे आप साझा करना चाहते हैं?
यादें तो है ना, वो गांव में जिस समय रिटायर करके गया ना, तो मैं अपने फलदार वृक्षों की देखरेख शुरू की, तो उसी में ये आ गया, ये आभास हुआ ये सारे पेड़ मुझसे रूठे हुए हैं, क्योंकि मैं बीच में इनकी देखभाल नहीं कर पाया। तो ये प्रेरणा मिली, क्योंकि उस उदासीन दिखाई दे रहे थे तमाम पेड़, तो और भी पेड़ सब, ये एक वृक्ष का मैंने कहा, लेकिन और भी बहुत सारे थे जो उखड़े उखड़े से लग रहे थे, तो उनकी सेवा मैंने शुरू की, गांव में ही उनकी सेवा शुरू की, उन खाद पानी देना शुरू किया, विशेषज्ञ से, कृषि विशेषज्ञ से दिखलाया, और जो सूखने के हो गए थे वो फिर से उस पर हरियाली आ गई उस कमलकांत जी, आप कहाँ के रहने वाले, किस गांव के रहने वाले हैं, और क्या उस गांव की परिस्थितियां अब हरी भरी हैं? क्योंकि साहित्य की रचना तो हो गई, संदेश तो लोगों तक चला गया, जनमानस में चला गया, तो इस संदेश को लोगों ने मानना शुरू किया। कहाँ आपके गांव में? अब मेरे गांव में एकदम हरियाली भरी हुई है, काफी पेड़ लग चुके हैं, खास करके आम के पेड़ तो काफी हैं, और अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन काफी हरियाली आ गई है। मैथिली को सम्मान, मैथिली साहित्य को सम्मान, या उस सोच को सम्मान जो कि पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए है, एक साथ 3 सम्मान इस सोच को मिले हैं। अच्छा, हाँ, जो भी हो, लेकिन यह गौर करने की चीज है, विचारणीय विषय है कि वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए। जब से हम लोग वृक्ष लगाना शुरू किए हैं, तब से वर्षा भी काफी होने लगी है। मैं उस जमाने को देखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं 78 साल का हो चुका हूँ, 79 में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मैं उस जमाने को भी देखा है जब 3-3 साल तक लगातार अकाल पड़ जाते थे, लोग भूखों मरने लगते थे, कुछ सहारा नहीं उनके पास होता था। और जब वर्षा शुरू हुई है, जब से हरियाली आई, वृक्ष लोग काफी संख्या में लगाने लगे, सरकार की ओर से भी, वन विभाग की ओर से भी, और निजी क्षेत्र में भी, तब से अब देख रहे हैं कि वर्षा होती है, अच्छी वर्षा हो जाती है, लगभग हर साल अच्छी वर्षा हो जाती है, जिसके कारण खेती भी हमारी हरी भरी हो गई है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमलकांत झांसी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि एक मैसेज था पेड़ों की तरफ से, खासकर पर्यावरण की तरफ से, जिसे साकार करने के लिए कलम चलाना जरूरी था, और ये कहीं ना कहीं एक तेज, एक भाव मन के अंदर फूटा और वो साहित्य की रचना के तौर पर सामने आया, जिसे आज अवार्ड मिला है, और इस साहित्य के जरिए संदेश जनमानस में फैला है। और इधर अनामिका को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। साहित्यकार हैं अनामिका, और साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। हिंदी कविता संग्रह के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। टोकरी में दिगंत फेरी गाथा के लिए इन्हें ये सम्मान मिला है। हम आपको बताएं कि ये, अगर हम इनकी पृष्ठभूमि पर जाएं तो ये प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और इससे पहले भी कई रचनाएं इन्होंने की है। हालांकि उसकी जो सटीकता है, सरलता है, इनकी जो भाषा साहित्य है, वो बेहद ही सहज है, लोगों के समझने में आसान है। और इस बार जो साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला है, तो अनामिका ने बिहार का भी नाम रोशन किया, उनके साहित्य का भी दूर तक प्रचार हुआ। दांडी मार्च की सालगिरह पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक भव्य रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया, और इस दौरान पीएम ने चंपारण सत्याग्रह की चर्चा की और मिथिला के कवि विद्यापति को याद किया। शुभारंभ करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में आजादी के 75 साल के लिए 75 हफ्ते का जश्न शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत की।
राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। साथियों, अमृत महोत्सव का शुभारंभ दांडी यात्रा के दिन हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक चलने वाला है, जिसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चंपारण सत्याग्रह की चर्चा की और संघर्ष के लिए वीरों को नमन किया। बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, संबलपुर संघर्ष, चुआर संघर्ष, बुंदेल संघर्ष, ऐसे कितने ही संघर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग को, हर कालखंड में आजादी की ज्योति से प्रज्वलित रखा। पीएम मोदी ने देश की आजादी के लिए विद्वानों, कवियों और चिंतकों की भूमिका और योगदान की चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने मिथिला के कवि विद्यापति को भी याद किया। भक्ति काल के इसी खंड में मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, सूरदास, केशवदास, विद्यापति जैसे महानुभावों ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कमियां सुधारने के लिए प्रेरित किया। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर हिस्से में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच देशभक्ति से ओतप्रोत करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य स्वतंत्रता सेनानियों के आजाद भारत की परिकल्पना को जन जन तक पहुंचाना है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और लंबे इंतजार के बाद बीएसईबी ने स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 24,599 छात्र सफल हुए हैं। इनकी नियुक्ति सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए होगी। रिजल्ट जारी होने के साथ इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति का रास्ता भी खुल जाएगा। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में करीब 37,000 पद खाली हैं और इनके लिए नियुक्ति होनी है। 7वें चरण में इन स्कूलों में नियुक्ति होगी। परीक्षा में 1,78,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। शिक्षा विभाग में हम लोग इतने नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले हैं और उसके पहली कड़ी की शुरुआत आज हो रही है। जो आपको आनंद किशोर जी ने बताया कि लगभग यूं तो 37,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें से 25,000 के आसपास, 24,599 एग्जैक्टली, वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं, ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसी, मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। पेपर 1 में कुल 16,068 परीक्षार्थी सफल हुए हैं और पेपर 2 में 8,531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, अर्थात दोनों पेपर को मिलाकर 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। चलिए बात करते हैं कोरोना की, जिसके नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। खासकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में मरीजों के मिलने का सिलसिला बढ़ गया है और इसके बाद रेलवे के साथ बिहार सरकार भी सतर्क है। एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि संक्रमण को रोका जाए। गुरुवार से शुक्रवार के बीच देश भर में कोरोना के लगभग 22,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसमें नए मरीजों में सबसे ज्यादा 14,317 मरीज महाराष्ट्र में मिले हैं। इनमें पुणे और नागपुर में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि लगभग 15,000 लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन रिकवर होने वालों से ज्यादा पॉजिटिव होने वालों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद रेलवे भी सजग है। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कई जो लोगों को कोरोना संक्रमण की शिकायतें मिली है, इसको लेकर रेलवे प्रशासन भी सजग हो गया है। महाराष्ट्र से जो ट्रेनें
पटना पहुंच रही है। जो यात्री आ रहे हैं उनको उनका न सिर्फ उनका थर्मो स्कैन किया जा रहा है, जांच की जा रही है, बल्कि लोगों को यह भी हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क पहने। दरअसल कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में रेलवे यात्रियों पर खास नजर रख रहा है। दूसरे प्रदेशों से बिहार पहुंच रहे यात्रियों की जांच हो रही है। खासकर मुंबई से आए यात्रियों को जांच के बाद मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। यही नहीं, स्टेशनों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रेलवे अनाउंसमेंट भी करा रहा है। हम लोग इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और वीडियो द्वारा ही डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मास्क लगाने का हिदायत भी मास्क लगाने का हिदायत भी दे रहे हैं। हमारे जितने भी टिकट चेकिंग स्टाफ कार्यरत हैं, आरपीएफ स्टाफ हैं, जीआरपीएफ स्टाफ हैं, जो मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनको बार बार समय समय पर जो है हिदायत दे रहे हैं। हालांकि बिहार में नए स्ट्रेन से पीड़ित कोरोना पॉजिटिव की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राज्य सरकार के साथ ही रेल प्रशासन भी एहतियातन कदम उठा रहा है। लोग यहाँ पे पैसेंजर हैं वो लगातार जो आ रहे हैं उनको हिदायत ये दी जा रही है कि आप मास्क लगाएं, और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क लगाया जा रहा है, बल्कि जो उनकी जांच भी की जा रही है कोविड की, जो थर्मो स्कैन है वो किया जा रहा है। यानी ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि बिहार में संक्रमण फिर से दोबारा ना हो कोविड का, और महाराष्ट्र से या दूसरे हिस्से से लोग जो आ रहे हैं उनको एक तरीके से परीक्षण किया जा रहा है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना वासियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गर्मी से पहले बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रिक बसों का किराया आधा कर दिया गया है। मतलब जिन रूटों पर पहले आप 20 रुपए खर्च करते थे, उन रूटों पर आपको 10 रुपए ही खर्च करने होंगे। प्रचंड गर्मी आने वाली है, लिहाजा रोड पर राहत के लिए ये बसें आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, वो भी कम खर्चे पर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने गर्मी से पहले बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रिक बसों पर पटना में दैनिक यात्रियों को अब न्यूनतम 10 रुपए किराया देना पड़ेगा। मतलब अब आप 20 की जगह मात्र 10 रुपए में एसी बस की यात्रा पटना की सड़कों पर कर सकेंगे। पटना में जो बसें हैं तो उसमें जो लोकल यात्री हैं उन लोगों को सुविधा देंगे। जो 20 रुपया न्यूनतम किराया था उसको हम लोग 10 रुपया करने का निर्णय ले चुके हैं, ताकि जो हमारे लोकल पैसेंजर्स हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस गर्मी में भी बीएसआरटीसी की एसी बसों में यात्रा करने में सुविधा होगी। इलेक्ट्रिक बसों में सफर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस वक्त 17 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है। सुविधाओं में इजाफा हो, इसके लिए और बसों के परिचालन की तैयारी है। 8 बसें भी बहुत जल्द आ जाएगी, तो कुल 25 बसें परिचालित होंगी। यात्रियों का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। राजगीर और पटना वाले में, फिर मुजफ्फरपुर वाले में भी। जी, ये जो किराया कम किया गया है इलेक्ट्रिक बसों का हुआ है या बाकी और बसों का? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन पटना राजगीर, पटना मुजफ्फरपुर और पटना नगर सीवा के अलग अलग मार्गों पर होना है। इसके तहत पटना एयरपोर्ट, दानापुर, राजगीर, मुजफ्फरपुर को इलेक्ट्रिक बस से पहले चरण में जोड़ा गया है। राज्य की जनता को सस्ती, सुलभ, सुगम, सुरक्षित और अत्याधुनिक सुविधा युक्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये पहल की है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सिंचाई के लिए हर खेत को पानी विषय पर पटना में नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। होटल मौर्य में सीड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री संजय झा और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल रहे। कार्यक्रम देश भर के कई प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ और विद्वानों ने जलवायु के मुताबिक खेती में बदलाव पर व्यापक चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि हर हाथ को काम दिलाने के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। संजय झा ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 18 जनवरी 2021 से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जल संसाधन विभाग नोडल विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, और उनसे डिटेल ले करके वहां कौन स्रोत है और उनको सिंचाई हो सकता है, किस तरीके से उस जमीन पर पानी चल रहा है, सब पर चल रहा है सर्वे।
18 जनवरी 2021 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज से 7 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि भारत में समृद्धि तभी आएगी जब हम हर खेत को पानी देंगे और हर हाथ को काम देंगे, और हर हाथ को काम देंगे यह तभी संभव होगा जब हर खेत को हम पानी देंगे। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।